हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशुल त्रिपाठी है और आप सभी का मैं वेलकम करता हूं मेरे इस चैनल पर। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एलिमेंट्री मैथ के पहले पार्ट की बात की थी जिसमें अलजेब्रा था। इस पार्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिटरमिनेंट्स की बात करेंगे। ये ये जो पार्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपके ज़्यादा काम आएगा 12th में, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज़ हम लोग फिजिक्स में अक्सर करते रहते हैं। चलिए बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो पहले पार्ट से रिलेटेड तो उसके कमेंट में आप पूरी लिख दीजिएगा, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स क्या होती है? एक स्क्वायर ब्रैकेट में जब हम लोग एलिमेंट्स लिखते हैं, एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखते हैं तो वो कहलाती है मैट्रिक्स। जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म में होती है, मतलब कॉलम में ये जो होती है ये रो कहलाती है और ये वाला हिस्सा कॉलम कहलाता है। तो जब रो वाले हिस्से में और कॉलम वाले हिस्से में इक्वल एलिमेंट्स होते हैं तब स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे कि ठीक है, तो ये कितनी होगी? 2 क्रॉस 2 की एक डिटरमिनेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे A11 क्या है? 1 यहाँ पे बता रहा है रो है हमारी, और जो सेकंड नंबर है 1 ये बता रहा है कॉलम है। तो यहाँ पे A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम बता रहा है। ठीक है, और ये जो A है, A1, A11, A12, A21, A22 ये एलिमेंट्स है। डिटरमिनेंट्स के अंदर ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं? इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, मतलब क्रॉस कर देते हैं A11 का A22 के साथ और A21 का A12 के साथ। ठीक है, तो क्रॉस करने के बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसका मल्टीप्लाई और ये इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, और बीच में आ जाता है हमारा माइनस का साइन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने का तरीका। ठीक, आपने वेक्टर फॉर्म में याद होगा कि वेक्टर का जो टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें एक क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग डिटरमिनेंट्स यूज कर रहे थे। ठीक है, तो वहां पे वेक्टर को सॉल्व करने के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए काफी यूज कर सकते हैं हम लोग डिटरमिनेंट्स का। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं 2/2 की थी, लेकिन वेक्टर के सॉल्व करने के लिए हम लोग 3/3 की मैट्रिक्स का यूज कर, वो डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं। ए फिर से हमारा एक डिटरमिनेंट था 3 क्रॉस 3 का, जिसका एलिमेंट था A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है, ये हमारा डिटरमिनेंट्स हो गया। इसे सॉल्व कैसे करते हैं? तो आप या तो पहली रो ले सकते हैं या पहला कॉलम ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। हम यहाँ पे पहली रो लेते हैं। ठीक है, पहली रो को पिक करते हैं। तो पहली रो का एलिमेंट कौन सा है? A11। तो A11, तो पहली रो को का जो एलिमेंट था A11, इसकी पहली रो ये वाली और पहला कॉलम ये वाला हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एलिमेंट कितने रह जाते हैं? ये 4 एलिमेंट रह जाएंगे। तो इसे एक डिटरमिनेंट में लिख लेते हैं, A22, A23, A32 और A33। ठीक है, पहली होगी माइनस दूसरा एलिमेंट, पहला प्लस लेते हैं दूसरा माइनस लेते हैं, A21 इसके पहली रो को, मतलब इसकी रो को हाइड कर लेंगे और इसके कॉलम को हाइड कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये देखिए 4 एलिमेंट फिर से रह गए ये वाले साइड के। तो क्या हो गया? A21, A23, A31 और A33। ठीक है, प्लस प्लस माइनस प्लस, मतलब पहला एलिमेंट प्लस का, मतलब जो रो का पहला एलिमेंट है वो प्लस का, दूसरा एलिमेंट माइनस का और तीसरा एलिमेंट प्लस का। ठीक है, तो A13 इसकी भी रो को हाइड कर लेंगे और इसके कॉलम को। ठीक है, देख सकते हैं आप, तो ये 4 एलिमेंट्स हमारे पास रह गए हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? A21
A31, A22 और A32 सॉल्व करने का ये 2x2 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, इसे सॉल्व वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस, ये क्रॉस और ये क्रॉस। चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो A11 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 2 3 A23 और A32 माइनस का A12 A21 A33 माइनस A31 A23 और आखिरी क्या आ जाएगा, A13 A21 A32 माइनस का A31 A22। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने का तरीका है। इसमें आप जब क्या कहते हैं इनकी वैल्यू रखेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ये आपको वही चीज़ दे देंगे, सोल्यूशन वही देंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट ये लगा सकते हैं या फिर इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसमें डायरेक्ट जब क्या कहते हैं इनकी वैल्यू रख दीजिए और आपको आंसर सेम मिल जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व होने के बाद तो डिटर्मिनेंट्स को क्या कहते हैं वेक्टर को इस तरीके से वहां पे भी सॉल्व कर सकते हैं। वहां पे होता है आई कैप जे कैप के कैप, फिर ए कैप जो कोएफिशिएंट होता है, ए एक्स ए वाई ए जेड और बी एक्स बी वाई बी जेड को सॉल्व कर सकते हैं पूरी तरीके से। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट्स का फॉर्म। डिटर्मिनेंट के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो हमारा डिटर्मिनेंट डिफरेंशिएशन होता है कैलकुलस का। ये काफी यूज किया जाता है। आपकी जो डिफरेंशिएशन है वो फर्स्ट 11th में यूज किया जाएगा, फर्स्ट ईयर में यूज किया जाएगा और सेकेंड ईयर में आपका क्या कहते हैं इंटीग्रेशन ज्यादा यूज किया जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो पहले तो बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन होता क्या है और ये बताना क्या जाता है। जब हम किसी एक बड़ी स्केल को, बड़े फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, जैसे कि एक मीटर स्केल जो होती है उसको छोटे छोटे पार्ट्स, उसके क्या होते हैं 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। ठीक है, एक मीटर स्केल को आप सबसे छोटा पार्ट कौन सा हो सकता है 1 मिलीमीटर। तो उसमें जब तोड़ देते हैं, ठीक है, और उस जो छोटा सा पार्ट होता है उसमें देखते हैं कोई भी जो फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है एफ एक्स से लिखा जाता है। ठीक है, जिसका एक्स वेरिएबल होता है, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर था, ये फंक्शन लेट कर लिया क्योंकि कोई एक एक्स स्क्वायर एक फंक्शन था, एफ एक्स से लिखा गया था। ठीक है, तो इसका एक छोटे से पार्ट में तोड़ लेते हैं। ठीक है, मतलब जो वैल्यू है उसको छोटे पार्ट में तोड़ लेते हैं और देखते हैं कि फंक्शन किस तरीके से चेंज हो रहा है, उस पार्ट में फंक्शन किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो रेट को लिखने के लिए क्या हो जाता है, हमारा जो नोटेशन होता है डिफरेंशिएशन को लिखने का वो इस तरीके से होता है। ठीक है, एक और होता है एफ डैश एक्स, एफ के ऊपर डैश लगाते हैं एक्स, ये न्यूटन्स नोटेशन कहलाता है क्योंकि ये न्यूटन ने यूज किया था। ठीक है, एफ डैश एक्स जो नोटेशन होता है वो न्यूटन ने यूज किया था। ठीक है, और इसे वाई भी लेट कर सकते हैं, तो इसे एक और लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये फंक्शन के नोटेशन हो गए, ये डिफरेंशिएशन हो गए। तो ये जो रेट है डी एक्स का चेंज होने का मतलब एक्स की वैल्यू जैसे चेंज होगी तो फंक्शन किस रेट से चेंज होगा। डिफरेंशिएशन क्या बताता है हमें कि x की अगर हम लोग थोड़ी सी छोटी सी वैल्यू को चेंज करें तो फंक्शन किस तरीके से चेंज होगा हमारा। कि x की हम लोगों ने एक बहुत ही छोटी सी तो पहले तोड़ लिया, छोटे से पार्ट को अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो फंक्शन हमारा किस तरीके से चेंज होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, इसे डिनोट कैसे करते हैं, वो होता है जैसे कि y मान लेते हैं हमारा था क्या कहते हैं एफ एक्स। ठीक है, कोई फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर हम लोगों ने क्या कहते हैं x की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, x की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करके कहाँ ले गए, मतलब ये टेंडिंग टू है, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज करें डेल एक्स की वैल्यू 0 के अप्रॉक्स लेते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा 0.0001 इस तरीके से बहुत ही छोटा जब इंक्रीज किया तो फंक्शन किस तरीके से चेंज हुआ। तो मान लेते हैं नई जो वैल्यू आई वो डेल वाई इंक्रीज कर गई, तो क्या हो गया एफ, जब हमने डेल एक्स ले लिया था, एक्स प्लस डेल एक्स जब फंक्शन लिया था तो हमारा कितना हो गया, ये जो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं एफ इक्वल टू एक्स बराबर अगर एक्स स्क्वायर ले लें और एक्स प्लस डेल एक्स ले लें तो कुछ नहीं होता, जो एक्स की देख लीजिए यहाँ पे एक्स था तब एक्स था,
जब f के ब्रैकेट में x प्लस डेल एक्स हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा बस, ठीक है। मतलब जो ब्रैकेट में होती है वेरिएबल, वो जो पूरे टर्म में वेरिएबल होता है वही यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल जब x प्लस डेल एक्स आ गया तो हमने वेरिएबल ये ले लिया। मान लीजिए हमारा यहाँ पे थीटा ले लेते, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, थीटा स्क्वायर। जो भी वेरिएबल होगा वो पूरे टर्म में वही रख दिया जाएगा, मतलब सेम का स्क्वायर या फिर सेम का क्यूब या फिर जो भी फंक्शन है उस तरीके से ले लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई कि जब हमने x को थोड़ा सा इंक्रीज किया, ठीक है, x को x प्लस डी डेल एक्स बनाया तो फंक्शन थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, ठीक है। ये इंक्रीज का पार्ट था। तो ये पहली इक्वेशन हो गई हमारी और ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट को, तो क्या हो जाएगा, y प्लस डेल एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। ये y y कैंसिल आउट, तो डेल y बराबर क्या आ गया, ये फंक्शन जो था वो चेंज कैसे हुआ कि अगर हमने x प्लस डेल एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर दी उस फंक्शन में माइनस ओरिजिनल वैल्यू को, ठीक है, तो ये फंक्शन इंक्रीज कर दिया डेल y। तो अब इसी को आगे लिख देते हैं कि जब हम लोगों ने डेल y को डेल x से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अब यहां पे हम लोग ले लेते हैं लिमिट। लिमिट क्या बताती है कि जो x है, लिमिट क्या बताती है, जो x है वो किस ओर टेंड कर रहा है, मतलब किधर की ओर जा रहा है, कि आपने उसकी लिमिट तय कर दी कि x को किधर जाना है, ठीक है। तो लिमिट क्या बताती है, x टेंड्स टू 0, मतलब x 0 की ओर जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे भी हो जाती है लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ये इस ब्रैकेट में, ठीक है। जो ये पार्ट आता है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 डेल y बाई डेल एक्स, ये कहलाता है आपका डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसको क्या कहा जाता है, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, ठीक है। और इसी को क्या लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं आप, f डैश x लिख सकते हैं, ठीक है। ये नोटेशन हो गया, मतलब तरीका हो गया उस फंक्शन को डिनोट करने का, लिखने का, ठीक है। तो ये एक आपका आ गया। इसी से हम लोग सारे के सारे जो डिफरेंशिएशन है फर्स्ट ईयर में वो इसी से निकाला जाता है सारा का सारा, ठीक है। लेकिन इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कई फंक्शंस के लिए सॉल्व करते हैं, तो हमें डायरेक्ट वैल्यू मिलती है, तो उस डायरेक्ट वैल्यू को हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं कि लिमिट के तरीके से हम लोग मिलती है। जैसे कि कुछ फंक्शंस देख लेते हैं, जैसे x की पावर n था, n नेचुरल नंबर 0 1 2 होल नंबर 0 1 2, या फिर इंटीजर था माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कुछ वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो उसकी क्या आ जाती है, n जो n था वो पहले आ जाता है x n माइनस 1, मतलब एक वैल्यू कम कर दी जाती है और n आगे लिख दिया जाता है, ठीक है। जो आप लिमिट वाला अभी देखा आपने, ठीक है, इसी से ये डायरेक्ट क्या कहते हैं, वो फॉर्स जो सॉल्व किया जाता है, इस फंक्शन को उसमें रखा जाता है और सॉल्व किया जाता है, तब ये वैल्यू मिलती है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, फिजिक्स में हम लोग क्या कहते हैं, ये चीज़ों को डायरेक्ट यूज करते हैं, उसको यूज नहीं करते, उस मेथड को पूरा सॉल्व नहीं करते, ठीक है। अगला एक देख लेते हैं, अगर e की पावर x था, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाता है, सेम फंक्शन आ जाते हैं x। अगर कोई कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मान लीजिए a था, तो उसका हो जाता है 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो हो जाता है वो 0 हो जाता है, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं किसी एक और फंक्शन की। अगर क्या कहते हैं कोई भी कांस्टेंट किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई हो रहा था, जैसे कि ए एफ एक्स फंक्शन था, उसका में ए मल्टीप्लाई हो रहा था, उसका डिफरेंशिएशन, तो ए डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी डिफरेंशिएशन होते हैं कुछ, जैसे कि साइन एक्स का क्या हो जाता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या हो जाता है माइनस का साइन एक्स, टेन एक्स का भी होता है, टेन एक्स का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां पे अगले लिख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन। हमारा कौन से हो गए साइन कॉस टेन कॉट का, कॉट एक्स का हो जाता है माइनस कॉस सेक स्क्वायर एक्स, सेक का क्या हो जाता है सेक एक्स टेन एक्स, और कॉसेक का कॉसेक एक्स का हो जाता है माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फंक्शंस के डिफरेंशिएशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन है। उससे पहले कुछ फंक्शंस के डिफरेंशिएशन थे। ठीक है, ये डायरेक्ट वैल्यू है, इनको डायरेक्ट यूज कर लेते हैं हम लोग, इन्हें नोट कर सकते हैं आप, आपके क्या कहते हैं काफी काम आएंगे। चलिए, इनमें कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, डिफरेंशिएशन की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, जैसे कि दो फंक्शन आपस में जब किसी भी डिफरेंशिएशन हो रहा था दो फंक्शंस का, मान लेते हैं एक पहले था एफ एक्स और एक था जी एक्स, तो क्या होता है डिफरेंशिएशन दोनों में डिवाइड हो जाता है, मतलब एक इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें, सिंपल अलजेब्रा, एफ एक्स का हो जाएगा और प्लस डी एक्स का हो जाएगा जी एक्स का। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे सेम माइनस का टर्म यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई की बात करते हैं। अगर दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई हो रहा था और उनका डिफरेंशिएशन करना था, ठीक, तो क्या होता है पहला वाला टर्म दूसरे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा वाला टर्म और पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ मल्टीप्लाई वाले टर्म क्या हो जाता है कि पहला वाला टर्म लिखा रहता है, दूसरे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस दूसरा वाला टर्म सेम टू सेम लिखा रहेगा इनटू पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कर देंगे। आप चिंता मत करिए, हम लोग जब एग्जाम्पल अभी पढ़ेंगे तब इसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे होता है। ठीक है, और एक लास्ट जो होता है इसकी प्रॉपर्टी, वो डिवाइड जब हो रहे होते हैं, जब फंक्शंस डिवाइड हो रहे होते हैं आपस में, जैसे कि एफ एक्स था और एक जी एक्स था। ठीक, तो क्या हो जाता है कि जी एक्स और पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, माइनस पहला वाला फंक्शन दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपॉन जो दूसरा वाला फंक्शन था उसका होल स्क्वायर। ठीक, मतलब क्या हुआ कि जो डिनोमिनेटर में है वो लिखा रहेगा इनटू पहले वाले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर लिखा रहेगा, डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का होगा अपॉन जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया डिवाइड। ठीक, अब हम लोग क्या कहते हैं एग्जांपल से देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, एग्जांपल पहले ले लेते हैं, 3-4 एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है और क्या होता है। जैसे कि x की पावर 5 थी, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो मान आपका क्या था कि d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n का क्या होता था n, x की पावर n माइनस 1। तो ठीक है, यहाँ पे n की पावर कितनी होगी 5, तो क्या हो जाएगा 5 x की पावर n माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 5 x की पावर 4। चलिए
अब क्या कहते हैं, दूसरा टर्म ले लेते हैं 3 की पावर x की पावर 4, ठीक है। एक कांस्टेंट जो कि एक फंक्शन में मल्टीप्लाई हो रहा था, इसका डिफरेंशिएशन आपको बताया था कि कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा और जो टर्म है उसी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर जो है वो बाहर आ जाएगी, ठीक है, और एक पावर कम हो जाएगी, तो 4 - 1 3। तो ये कितना होता है, 3 × 4 12 x की पावर 3, ठीक है। तो एक टर्म फंक्शन में जब कांस्टेंट एक मल्टीप्लाई हो रहा था उसका डिफरेंशिएशन, उसका तरीका, ठीक है। अब एक मल्टीप्लिकेशन वाला आप देख लेते हैं कि मान लीजिए y बराबर था 2x² + 3 और 4x + 7, ठीक है। दोनों अलग अलग फंक्शन है, ये fx हो गया, ये gx हो गया, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं, जो वेरिएबल होता है उनके अंदर उन्हीं से रिलेटेड जो इक्वेशन लिखी जाती है वही फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहते हैं, fx क्या हो गया 2x² + 3 और gx क्या हो गया हमारा 4x + 7, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या था जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे दो फंक्शंस का, कि पहले वाला फंक्शन दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा वाला फंक्शन और पहले वाले का डिफरेंशिएशन। तो यहां पे भी वही कर लेंगे, तो dy/dx क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसे क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, पहले वाला फंक्शन वैसे ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक, प्लस दूसरा वाला फंक्शन ऐसे लिखे रहने देंगे और पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, आपको एक प्रॉपर्टी याद है कि क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन जब होता है तो वो अंदर चला जाता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, dy/dx क्या हो जाएगा 2x² + 3, तो डिफरेंशिएशन 4x + 7 का प्लस 4x + 7 का भी डिफरेंशिएशन प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2x² प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3, ठीक। तो 2x² + 3 एक ब्रैकेट में रहेगा, ये देखिए 4x है, 4 कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट है, और dx/dx उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ पे सिंपल सा 4, और किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 प्लस 4x + 7, ये देखिए यहाँ पे है 2x², 2 कॉमन बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, और इसका क्या हो जाएगा x² का 2 पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 2 4x, और 3 का डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट है तो 0, ठीक। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 8x² + 12 प्लस 16x² + 28x, ठीक। अब 16 + 8 कितना हो जाता है, देखिए यहाँ पे वेरिएबल दोनों सेम है, ठीक है। तो इन्हें कॉमन लेके इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, तो फिर सिंपल सा आप प्लस कर सकते हैं कि कोफिशिएंट को, क्योंकि इनके वेरिएबल जो है वो सेम पावर के हैं, x² सेम पावर के हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। तो कितना होगा 16 + 8 24 x² प्लस x का कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है, तो वो सिंपल सा लिखा रहेगा, एक ही वेरिएबल है और ये कांस्टेंट 12। तो जो हमारी इक्वेशन थी शुरू में उसके डिफरेंशिएशन क्या है 24x² + 28x + 12, ठीक है। ये सिंपल सा हमारा डिफरेंशिएशन आ गया जब हमारे दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। चलिए
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हम लोग इंटीग्रेशन की। जैसा ही डिफरेंशिएशन हमें बता रहा था कि कोई भी पार्ट को छोटा पार्ट में तोड़ लेना, ठीक है। इंटीग्रेशन हमें बताता है कि सारे छोटे पार्ट्स को वापस जोड़ देना। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? इंटीग्रेशन, कि छोटे छोटे सारे पार्ट्स को जोड़ देना, ठीक है, वो होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमेशा एक कंटिन्यूअस पार्ट में लगता है, मतलब जो एक के बाद एक आता रहता है, ठीक है, एक के बाद एक जो आता रहता है उसमें लगता है। ये ना हो कि एक बीच में था, यहाँ इसका सम हुआ, फिर इसका सम हुआ, इसका सम हुआ, तो सबका सम होता हुआ चला जाएगा, तब होगा इंटीग्रेशन। अब मान लीजिए इस पार्ट का इस पार्ट को जोड़ना था, फिर इस पार्ट को जोड़ना था, फिर इस पार्ट को जोड़ना था, तो इसमें इंटीग्रेशन नहीं लगता है, ठीक है। इंटीग्रेशन हमेशा कहाँ लगता है? जब कंटिन्यूअसली किसी चीज को जोड़ना होता है, लगातार किसी चीज को जोड़ना होता है, तब होता है हमारा इंटीग्रेशन का यूज, ठीक है। तो अभी तक डिफरेंशिएशन क्या था? fx का एक्चुअली इसे y टर्म में लिख सकते हैं, नहीं सही है। इसका नोटेशन न्यूटन्स नोटेशन जो है इस तरीके से, तो इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अब जो लाइन लिखी जाती है वो होती है इंटीग्रेटिंग पार्ट्स। तो क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन, ठीक है, एक कर्व सिंबल बनता है, एफ एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? एफ एक्स, ठीक है। जो हमारा फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स मिल रहा था, उसी को जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा सिंपल वापस वही फंक्शन मिल जाता है, ठीक है। ये वही बात है कि x की पावर n को जब हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे, ठीक, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ रहा था? n x की पावर n माइनस वन। जब n x की पावर n माइनस वन को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे x की रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? x की पावर n, ठीक है। ये वही बात है, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, कि जिस तरीके से हम लोगों ने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाला था, तो डिफरेंशिएशन के फंक्शन को जब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा वापस फंक्शन मिल जाएगा। इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो डायरेक्ट सॉल्व करके मैं कर रहा हूं, कि किसी भी, अगर कोई भी कांस्टेंट नहीं है, बीच में कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो उसका है मतलब 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? सिंपल सा x। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। अगर इंटीग्रेशन x की पावर n का होना है तो क्या हो जाएगा? x की पावर n प्लस 1, एक पावर जुड़ जाती है, ठीक है, अपॉन n प्लस 1। वहां पे क्या हो रहा था? n बाहर आ जा रहा था और एक पावर कम हो जा रही थी। यहाँ पे क्या होता है? एक पावर जुड़ जाती है और जो ऊपर पावर होती है वही सेम डिवाइड भी कर दी जाती है, ठीक है। अब एक जो यहाँ पे अलग सा आता है वो होता है 1 अपॉन एक्स, मतलब इनवर्स x की पावर माइनस 1। x की पावर माइनस 1 का इस तरीके से नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें आंसर हमारा हमेशा इनफाइनाइट आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 रखेंगे, -1 प्लस 1 0 हो जाता है, तो नॉट डिफाइन हो जाता है। इसीलिए इसका अलग से होता है, इसके हो जाता है log e x, log e log x बेस e, ठीक है। ये टर्म अलग से है, log का, ये log में आते हैं, ठीक है, ये ज्यादा यूज नहीं आएगा आपके, लेकिन हाँ ये अलग सा टर्म था, इसीलिए इसे बताया है, ठीक है। और जो हम लोगों ने e की पावर x का डिफरेंशिएशन करा था, जो e x आ रहा था, यहाँ पे इंटीग्रेशन में भी सेम e x ही आता है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी हम लोग डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। जब हम लोग वहां पे cos का इंटीग्रेशन कर रहे थे तो हमारा माइनस का साइन आ रहा था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन आता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग साइन का इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग का आ जाता है माइनस का cos। सेम चीज है, बस सिंबल मतलब प्लस और माइनस का डिफरेंस है, ठीक है। अगले बात कर लेते हैं cos x स्क्वायर एक्स का जब डिफरेंशिएशन कर रहेंगे तो क्या आएगा? वहां पे क्या आ रहा था? cot x। जब cot x का हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे, ठीक है, तब हमारा cos x स्क्वायर एक्स आ रहा था, लेकिन यहाँ पे cot x आता है, वो भी माइनस का, ठीक है, प्लस और माइनस का ही अंतर रहता है। और sec स्क्वायर एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे, जब हम लोग 10x का डिफरेंशिएशन कर रहे थे, ठीक है, तो sec स्क्वायर एक्स आ रहा था, यहाँ पे क्या आ जाता है?
sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो tan x। ठीक है, सेम रिवर्स प्रोसेस है सारे के सारे। और जब हम लोग cos x cot x का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है, तो क्या जाएगा हमारा माइनस का cos x। और जब हम लोग आखिरी sec x tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा हमारा sec x। ठीक, आप देख सकते हैं कि जो वहां पे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन करे थे, ठीक है, वहीं का रिवर्स करने के बाद हमें सारे के सारे मिल गए हैं प्लस और माइनस के छोटे से डिफरेंस है। ठीक, इसे याद बस आप रखिएगा कि प्लस और माइनस कहाँ पे यूज हो रहे थे, बाकी सारे पार्ट सेम है और आपको जानने में आसानी रहेगी। ठीक है, करने में आसानी रहेगी। चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। उससे पहले एक छोटा सा जो पार्ट है वो कर लेते हैं हम लोग। एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि वहां पे हो रहा था फंक्शंस का, दो फंक्शंस जब ऐड कर रहे थे उनका इंटीग्रेशन कर रहे थे, तब क्या हो रहा था, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों में चला जा रहा था। इसमें भी इंटीग्रेशन दोनों पार्ट्स में हो जाएगा। ठीक है, दोनों पार्ट्स में अलग अलग हो जाएगा। और इंटीग्रेशन एक डिफाइंड इंटीग्रेशन होता है, डिफाइंड इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है कि हम लोग लिमिट सेट कर देते हैं कि कहां से वैल्यू स्टार्ट हुई और कहां तक जाएगी, मतलब x की वैल्यू कहां से बेसिक स्टार्ट होती हुई मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी, कि स्टार्टिंग पॉइंट एक एंड पॉइंट। ठीक, इनिशियल और फाइनल। ठीक है, दो पॉइंट हो गए। तो इंटीग्रेशन fx, मतलब जो हम लोगों ने सबसे पहली चीज ली थी डिफरेंशिएशन का ही, इंटीग्रेशन fx क्या रहा था, fx लिमिट को हम लोग डिफाइन करते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में a और b से, और ये हो जाता है b की वैल्यू रख देते हैं x में माइनस a की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, मतलब पहले b की वैल्यू रखी x की जगह, ठीक है, फिर a की वैल्यू रखी और दोनों और उसको माइनस कर दिया इससे। ठीक है, तब हमारा क्या कहते हैं, जो डिफाइंड इंटीग्रेशन होता है वो एक फिक्स्ड इंटीग्रेशन होता है, फाइनाइट इंटीग्रेशन होता है, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाता है, ए से बी तक गया। चलिए अब एग्जांपल कर लेते हैं हम, जैसे कि x की पावर 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हम लोग का क्या था, x की पावर n का x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 5 का एक पावर ऐड हो जाएगी और यही चीज डिवाइड भी कर दी जाएगी, तो क्या हो जाएगा x की पावर 6 अपॉन 6। ठीक है, ये सेम हमारा आ जाएगा। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, मान लीजिए 6x की पावर 3 था, ठीक है, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था, उसका इंटीग्रेशन सेम कुछ नहीं करना है, आपको इस कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है, इंटीग्रेशन उस पार्ट का कर देना है जिसमें फंक्शन था। तो क्या आ जाएगा हमारा 6 इंटू एक्स की पावर, एक पावर ऐड हो जाएगी 3+1 4 अपॉन यही पावर डिवाइड हो जाएगी 4, तो इससे 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 2, तो क्या आ जाएगा 3/2 एक्स की पावर 4। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया 3/2 एक्स की पावर 4। ठीक, सेम चीज है, कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, प्रॉपर्टीज में नहीं है, ठीक है, मेथड में है। चलिए एक और कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दो फंक्शन अलग अलग, ये एफ एक्स हो गया हमारा, ये जी एक्स हो गया, तो इंटीग्रेशन दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा जैसे की बात थी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का होगा, फिर होगा एक्स का। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक पावर ऐड हो जाएगी 3 अपॉन जो पावर है वो डिवाइड हो जाएगी, और यहाँ पे एक पावर ऐड हो जाएगी तो 2 और वही पावर डिवाइड हो जाएगी, तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो जब वो बात थी कि डिफरेंशिएशन दोनों में, इंटीग्रेशन दोनों पार्ट्स में बढ़ जाएगा, वो बात आ गई। ठीक है, और एक डिफिनिट का भी कर लेते हैं जो हम लोगों ने बात की थी कि इंटीग्रेशन 0 to π/4 तक चला, इसके लिए साइन
एक्स के लिए, ठीक है। साइन एक्स के लिए हमारा डिफरेंशिएशन साइन की जगह हम लोग कॉस यूज करते हैं, ठीक है, कॉस, ठीक। तो कॉस का क्या हो जाता है, साइन फॉर्मूला है, ठीक, 0 to π/4, ठीक है। कहां तक चला, 0 to π/4। तो साइन π/4 पहला जो ऊपर वाली वैल्यू है वो रखेंगे एक्स की जगह, ये आ गई, माइनस की जो नीचे वाली वैल्यू है वो रखेंगे। आप मैथ का पहले वाला पार्ट देखिएगा तो उसमें साइन π/4 और साइन 0 की वैल्यू दी गई है, तो साइन π/4 की होती है 1/√2 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो हमारा आंसर आ जाता है 1/√2। तो ये आपने देखा कि एक डिफिनिट पार्ट का हमने इंटीग्रेशन किया है जिसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1/√2, ठीक है। तो ये हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, और ये फाइनाइट इंटीग्रल भी कहलाते हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू एक इनिशियल वैल्यू से लेकर फाइनल वैल्यू तक जाती है। तो इसी के साथ एलिमेंट्री मैथ हम लोग की या फिर मैथमेटिक्स जो हमारी क्या कहते हैं फिजिक्स में यूज की जाएगी आगे के पार्ट्स में, उसको बताने की कोशिश की गई है। अगर आपको कोई भी डाउट आए इसमें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसके कमेंट्स में आप लिख सकते हैं इस वीडियो के, इसको सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, हो सका तो मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। और कोई भी पार्ट्स में या वीडियो में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसका मैं दूसरा वीडियो जरूर बनाऊंगा उस टॉपिक को लेके, उस पूरे पार्ट को लेके, जैसी भी आपको इजी पड़ेगा, जिस तरीके से भी आपको समझ में आएगा, मेरा काम जरूर रहेगा आपको समझाना और इंटरेस्ट रखना, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।